तो हेलो गाइस, आज से हम लोग टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड सीरीज को अपने मेन चैनल पर एक्सप्लेन करने वाले हैं और इसके पिछले एपिसोड्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो वो पहले जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को आगे के एपिसोड समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो ग्रीन जेट पाल्म अपीयर हो गई थी, जिसके बाद सारे ही लोग उसके लिए लड़ना शुरू हो गए थे। मगर जैसे योंगफाई को मौका मिलता है वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो जेट पाल्म अपने आप ही बाहर आ जाती है और मौके का फायदा उठाकर योंगफाई उसे पकड़ लेता है। मगर वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे फिर योंगफाई के जान के दुश्मन बन जाते हैं और वो क्रीचर्स भी दोबारा से वहां पर आ जाते हैं और योंगफाई को मारने की कोशिश करते हैं। मगर योंगफाई उस जेट पाल्म को फेंक देता है, जिसके बाद मास्टर जोन उसे हासिल करने की कोशिश करता है। तो वो क्रीचर मास्टर जोन के साथ फाइट करता है और उसी मौके का फायदा उठाकर योंगफाई अपने उस लेजेंडरी कमान को बाहर निकालकर उससे एक बहुत ही पावरफुल एरो शूट करता है, जो कि उस क्रीचर के साथ साथ मास्टर जॉन को भी जाकर हिट कर गया था। जिसके बाद मास्टर जॉन फौरन से अपना ट्रू फॉर्म शो करता है। तो हमें पता चलता है कि मास्टर जॉन असल में एक एंजल है। जब वो एंजल अपने ट्रू फॉर्म में आता है तो सारे ही लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और एक बंदा कहता है कि ये तो 4 विंग एंजल है, यानी कि ये एक लेजेंडरी एंजल है। योंगफाई वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसने इस एंजल को अपने ट्रू फॉर्म में आने पर मजबूर कर दिया है। और वो लोग उस एरो के बारे में बात कर रहे थे। जब वो एरो रिलीज हुआ था तो उससे इतना खतरनाक साउंड रिलीज हुआ था कि उसे कई किलोमीटर दूर तक सुना गया था। मगर वहां मौजूद वो क्रीचर्स फौरन से वहां से आगे एक अलग डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं। ये देखकर सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि ये ह्यूमन वर्ल्ड है मगर यहाँ पर मॉन्स्टर्स और एंजल्स भी आ चुके हैं। वो कुनलुन ड्रैगन उन एंजल्स से कहता है कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम लोग बिला वजह में ही यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हो। रूल्स के हिसाब से तुम लोगों को वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए। मगर वो एंजल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तो कौन मेरे ऊपर ये रूल्स इंप्लीमेंट करवाएगा, क्या तुम कराओगे? इतने में अचानक वो क्रीचर उसके पास से होकर गुजर जाता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर एक और एनर्जी अपीयर होती है, जो कि यिन यांग एनर्जी थी। जिसके बाद वहां पर एक और मास्टर की एंट्री होती है। वो कहता है कि एंजल्स इस दुनिया में आ गए हैं तो अब मुझे भी बाहर आ जाना चाहिए। मैं भी देखूं तो सही कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जिसने मेरे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखा है। उस मास्टर को देखकर वो लोग पहचान जाते हैं कि ये तो वांगशी है, जो कि शाओगोंग का डिसाइपल था। वांगशी के वहां आने के बाद अब लड़ाई दोनों साइड से बिल्कुल बराबरी की होने वाली थी और मास्टर ल्यूनान कहता है कि हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड में अभी भी बहुत सारी पुरानी चीजें मौजूद हैं। और वहां मौजूद दूसरा एल्डर कहता है कि मैंने वांगशी का नाम पिछले 140 साल से नहीं सुना, सच में मैंने इसे बहुत मिस किया है। वांगशी आते हुए कहता है कि लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स अगर वो पिछले हजारों सालों से खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मेरे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड में आकर तबाही मचाएगा। जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम लोगों को ये अलाउड नहीं है कि तुम लोग मेरे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपने पैर रखो। ये कहने के बाद वो लोग फिर वहां से दूसरी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा ब्लड एनर्जी एक जगह इकट्ठी होते हुए दिखाई देती है। वो ब्लड एनर्जी जैसे एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो वो एक ड्रैगन का रूप ले लेती है और हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि युआन लॉन्ग होता है। और वो वहां पर आते ही कहता है कि मैं एक ईस्टर्न ड्रैगन हूं और मैं भी एंजल से सख्त नफरत करता हूं। ये कहने के बाद योंगफाई उसे पहचान जाता है कि ये युआन लॉन्ग है। मगर युआन लॉन्ग जैसे ही योंगफाई के पास जाता है तो योंगफाई उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है, तुम बिला वजह में अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो। मगर वो ड्रैगन कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी खातिर उस ऊपर मौजूद एंजल को अपने एरो से निशाना लगाओ। ये सुनकर योंगफाई हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम इस एंजल को जानते हो? तो ड्रैगन बताता है कि हाँ, ये एंजल आज से हजारों साल पहले मेरे सामने आया था और ये उस वक्त अपने मास्टर के साथ मौजूद था। इन लोगों ने किसी ऐसे शख्स को मारा था जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद से लेकर अब तक बाद से मेरे अंदर जो नफरत भरी है वो कभी भी खत्म नहीं हुई है। ये बात सुनने के बाद योंगफाई समझ जाता है कि इसका कोई ना कोई अपना मारा गया है जिसका ये बदला लेना चाहता है। ये कहने के बाद वो फौरन से युआन लॉन्ग के ऊपर आकर बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी खातिर इस एंजल को अपने एरो से निशाना जरूर लगाऊंगा। इतने में अचानक उन लोगों को फिर एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी अलग ही जगह से आ रही थी। वो उन लोगों से कहती है कि डीमंस और डिवाइन गॉड्स के बीच में लड़ाई को खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। या तो हमें गॉड्स और डीमंस को मारना होता
होता है या फिर हमें खुद एक ग्रेट डीमन बनना पड़ता है। यह आवाज सुनने के बाद सारे ही लोग परेशान हो जाते हैं कि यह आवाज आ कहां से रही है और ये कौन शख्स है जो कि हमसे बात कर रहा है। मगर उस एंजल को पता चल जाता है कि अंडरग्राउंड जमीन के नीचे कोई शख्स मौजूद है और जो इतना ताकतवर है कि अगर वो बाहर आ गया तो वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। मगर वो असिस्टेंट कहता है कि अगर ये लोग अपने रियलम के टॉप में आ जाएं उसके बावजूद भी ये लोग हमारे वॉइड क्रॉसिंग टेक्निक को अचीव नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग बस मोर्टल्स हैं और मोर्टल्स हमारी बराबरी नहीं कर सकते। कोई शख्स ऐसा है जो कि अपनी थंडर ट्राइबुलेशन से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर छुपा हुआ है क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत ही वीक होती है और वो थंडर ट्राइबुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ वो लड़की भी कह रही होती है कि हम लोगों को इतनी आसानी से अपना ट्रू फॉर्म शो नहीं करना चाहिए। मगर वो एंजल कहता है चलो हमें ये खेल जल्दी खत्म करना है। ये कहने के बाद हमें पीछे मौजूद उस असिस्टेंट को दिखाया जाता है, वो भी अपनी एंजेलिक पावर को यूज करता है और इतने ज्यादा आग के गोले बरसाता है कि वहां पे मौजूद सारे ही लोग उन आग के गोलों की लपेट में आ जाते हैं। मगर वो ड्रैगन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था मगर वहां मौजूद और जितने लोग थे वो सारे के सारे या तो जख्मी हो रहे थे या तो मारे जा रहे थे। यहाँ पर योंग फाई भी उन अटैक से अपने आप को बचा रहा था। वो फौरन से युआन लोंग के साथ मिलकर दूसरी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है और वहां पे हमें कुंडलोन ड्रैगन को दिखाया जाता है। वो फौरन से अपने एक फॉरबिडन स्पेल को यूज करता है जिसके साथ वो सारे के सारे अटैक्स एक साथ ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और यहाँ पर वो एंजल जैसे ही वांगजी पर हमला करने के लिए जाता है तो वांगजी उससे कहता है कि मैं किसी भी एंजल को अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्रॉस करना अलाउड नहीं करता। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने एक मैजिकल ब्रश के साथ एक पावरफुल डिवाइन स्क्रिप्चर बाहर निकालता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आ गए हो तो मैं तुम्हारी बॉडी के साथ तुम्हारी स्पिरिट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जैसे ही वो अपने मैजिक ब्रश के साथ उस पर हमला करता है तो वो एंजल उन अटैक से बचने के लिए वहां से दूरी बनाने की कोशिश करता है मगर वो देखता है कि वो अटैक कंटिन्यूसली उसका पीछा कर रहे हैं। ये देखते ही वो एंजल गुस्से में आकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कहने के साथ वो उन डिवाइन लेटर्स पर हमला करते ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि तुम लोग गॉड ऑफ वार की बात को नहीं मान रहे। मगर वांगशी वहां पर आते ही एक और स्पेल एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि तुम एक फेक गॉड हो और तुम्हें इतना एरोगेट होने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहने के साथ वो बहुत सारी डिवाइन स्क्रिप्चर के साथ इतनी बड़ी स्ट्रिप्स क्रिएट करता है कि जो उस एंजल को चारों तरफ से कवर कर लेती है। और वांगशी उससे कह रहा होता है कि हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन वो हजारों सालों से यहाँ पर मौजूद है। तुम वेस्टर्न गॉड्स जो कि ट्रू गॉड्स नहीं हो, तुम हमें कैसे धमका सकते हो। तुम्हें यहाँ पर एरोगेट होना भी नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद वांगशी दो जायंट पाल्म अटैक भी कर देता है जो कि सीधा उस एंजल की तरफ जा रहे होते हैं और वो एंजल पूरी तरह से उन जायंट डिवाइन स्ट्रिप्स के अंदर पूरी तरह से बंद हो चुका होता है और वो एल्डर उनके ऊपर सील मार्क भी लगा देता है। मास्टर लिन वान भी कहता है कि चाहे कोई भी वार ऑफ गॉड हो, मेरे डोंगचू किंगडम में मैं किसी को भी एरोगेट होना अलाउड नहीं करता। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी ड्रैगन सील को बाहर निकालता है जिसके अंदर से फिर से वही अजूरा ड्रैगन बाहर निकल आता है और दूसरा एल्डर वो फौरन से अपनी उसी डिवाइन डिस्क का इस्तेमाल करता है और उसकी एनर्जी को अजूरा ड्रैगन के साथ कंबाइन कर देता है। तो दूसरी तरफ से वो लड़की अपनी डिवाइन बुक बाहर निकालती है और उसके अंदर से एक पेज बाहर निकालती है जिसका स्पेल इतना खतरनाक होता है कि वो वहां पर एक बहुत ही बड़ा थंडर ट्राइबुलेशन टोर्नेडो क्रिएट कर देती है और यहाँ पर वो मास्टर अपने डिस्क भी थ्रो करता है जो कि आगे जाते ही अपने आप ही मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरह वो तीनों के तीनों अटैक एक साथ कंबाइन होकर जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ से वो दूसरा असिस्टेंट फौरन से अपने डिवाइन रेलिक का इस्तेमाल करता है और उसके साथ एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करने के साथ अपनी पावर को अपनी दूसरी साथी की पावर के साथ कंबाइन कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक एक दूसरे से जाकर जोर से हिट करते हैं तो एक जोरदार धमाका होता है और वो एंजल भी अपनी पावर के साथ उन स्ट्रिप्स को तोड़कर बाहर निकल आता है। इस तरह ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी का चल रहा था मगर वो एंजल कहता है कि मैं इसके लिए तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी सोर्ड से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। दूसरी तरफ वो कुंडलोन ड्रैगन फौरन से अपने बड़े बड़े दो ड्रैगन्स को उसकी तरफ रिलीज कर देता है। ये देखते ही वो एंजल फौरन से उन ड्रैगन से निपटने के लिए वहां से दूरी बनाता है और नीचे खड़े हुए लोग कह रहे होते हैं कि ये लड़ाई ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और वो ड्रैगन योंगफाई से कहता है कि ये लड़ाई
जितनी इंटेंस होगी हमारे लिए उतना ही आसान होगा कि हम उस एंजल को निशाना बना सकें, और ये मौका बिल्कुल सही है। आज हमें इस एंजल को हर हाल में मारना है और उसके लिए मैं तुम्हें अपनी ब्लड पावर देने के लिए तैयार हूँ। मगर योंगफाई दिल दिल में कह रहा होता है कि ये लेजेंडरी कमान मेरी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है। मगर क्योंकि योंगफाई ने उस ड्रैगन के साथ वादा कर लिया है तो वो उसके लिए हर हाल में उस लेजेंडरी कमान को यूज करने वाला था। और दूसरी तरफ वो देखता है कि वहां पर वो खतरनाक लड़ाई अभी भी चल रही है। ये देखने के बाद योंगफाई डिसाइड कर लेता है कि वो अब अपना वादा पूरा करेगा। ये कहने के साथ वो फौरन से लेजेंडरी कमान बाहर निकालता है और वो ड्रैगन कह रहा होता है कि तुम्हें चाहे तो मेरी पूरी की पूरी ब्लड पावर ही यूज करनी पड़े तो भी कर लेना, मगर इस एंजल को मत छोड़ना। ये कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई वो ब्लड पावर को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसके साथ वो एक एरो क्रिएट करने वाला था। और जैसे ही वो उस लेजेंडरी कमान के साथ उस ब्लड को टच करता है तो वहां पर एक एरो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जो कि एक ड्रैगन ब्लड एरो होता है। इससे उस एरो की पावर कई गुना बढ़ जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो एंजल फाइट कर रहा था तो उसे दिखाई देता है कि योंगफाई वो एक और एरो अटैक करने वाला है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम फिर से अटैक करने वाले हो। ये कहते ही वो फौरन से अपनी उस स्वॉर्ड के साथ उन ड्रैगन्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो कुंडलुन ड्रैगन दोबारा से 2 ड्रैगन रिलीज कर देता है। वो ड्रैगन्स जैसे ही दोबारा उसके सामने आते हैं तो वो एंजल अपनी स्वॉर्ड के साथ इतने ताकतवर अटैक करता है कि वो उन ड्रैगन्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो सीधा योंगफाई की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि तुम बहुत एरोगेंट हो रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बार बार अटैक करने का मौका दूंगा। मगर अचानक से क्लाउड्स में से एक थंडर एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो गई थी और यहाँ पर वो एंजल योंगफाई से कह रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैं इस मर्तबा कोई अटैक करने दूंगा। ये कहने की देर थी कि अचानक वहां पर वो थंडर ट्रैबुलेशन लाइटनिंग आकर नीचे गिरती है, जिसकी वजह से वो लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं। उस थंडर लाइटनिंग को देखकर वो सारे ही लोग हैरान हो गए थे कि ये लाइटनिंग आखिर कहां से आ गई, क्योंकि ये 7th लेवल की लग रही है। और वांगशी कहता है लगता है कि थंडर ट्रैबुलेशन अपीयर होने वाली है। मगर वहां पे मौजूद और भी बहुत सारे लोग होते हैं और वो कहते हैं कि ये एक थंडर डिवाइन थंडर पनिशमेंट लाइटनिंग है। और दूसरी तरफ से वो वेस्टर्न वॉरियर्स कह रहे होते हैं कि शायद ये कोई पनिशमेंट ऑफ गॉड है। रेड हेयर वाली लड़की वो उस दूसरे वॉरियर से कहती है कि इसे टच मत करना, अगर तुमने इसे टच कर दिया तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा और तुम बेमौत मारे जाओगे। और यहाँ पर वो जुआन लॉन्ग ड्रैगन कह रहा होता है कि ये पावर तो एक के बाद एक ज्यादा बढ़ती जा रही है, पता नहीं गॉड्स को हम में क्या इंटरेस्ट है, वो हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। मगर वो ड्रैगन इतना जानता था कि इस वर्ल्ड में ज्यादा पावरफुल लोगों का ज्यादा देर तक रहना वो गॉड्स के रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। ये सुनकर योंगफाई कहता है अच्छा ये तो फिर हमारी फेवर में है, हमें इन लोगों से फिर डरने की कोई जरूरत नहीं। ये लेजेंडरी कमान अपने पीक पे आने वाली है और बहुत जल्द ये हमारी ब्लड पावर की वजह से इस दुनिया से इस ह्यूमन वर्ल्ड की लिमिटेशन से जाएगी। और वो एंजल देखता है कि योंगफाई कंटिन्यूसली उस लेजेंडरी कमान को एनहेंस करता जा रहा है, जिससे उसकी पावर बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ भी करके इस लेजेंडरी कमान को रोकना होगा। ये कहने के साथ वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो लेजेंडरी कमान बहुत ज्यादा ब्लड पावर एब्जॉर्ब कर चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और वो पूरी तरह से अपग्रेड हो गई थी। जिसके बाद हमें उसके आगे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होते हुए दिखाई देती है। मगर वो एंजल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि योंगफाई उस एरो से उस पर हमला करे और इसीलिए वो हर सूरत उसे रोकना चाहता था। इसके लिए वो अपना पूरा जोर लगा रहा था। मगर योंगफाई के उस एरो के साथ डिवाइन पावर्स कंबाइन हो चुकी थी और योंगफाई कहता है कि इस एंजल के पास अब बचने का कोई भी चांस नहीं है। हमें दिखाया जाता है उसकी आईज बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है। जैसे ही वो एरो रिलीज करता है तो उस एरो से इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि हमें उस एनर्जी के आसपास बहुत ही पावरफुल शॉक वेव्स भी दिखाई देती हैं। और जैसे ही वो एरो जाकर उस एंजल को हिट करता है तो वो एंजल उसे अपनी स्वॉर्ड के साथ रोकने की कोशिश करता है, मगर उस एरो का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो उसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और हमें दिखाया जाता है एक जोरदार झटका लगता है, जिससे उस एंजल के फीदर्स हवा में बिखर जाते हैं और नीचे खड़े हुए लोग बिल्कुल हैरान रह गए थे। उन लोगों ने पहले कभी इतनी पावरफुल फोर्स नहीं देखी थी। वो एरो न सिर्फ उसे हिट कर गया था बल्कि उसकी बॉडी के दूसरी तरफ निकल गया था। जब हमें उस एंजल को दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि उस एरो ने उस एंजल का एक हाथ काट दिया होता है और साथ में उसके कुछ विंग्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। और यहाँ पर योंगफाई वो बहुत ज्यादा वीकनेस फील
फील करता है क्योंकि उसने अपनी बहुत ज्यादा पावर को यूज कर लिया था। मगर दूसरी तरफ वो एंजल अपने आप को संभाल लेता है और कहता है कि मामूली से मोर्टल्स, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी, तुम लोग मारे जाओगे। ये कहने के साथ वो योंगफे को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो योंगफे कहता है कि ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन किसे मारता है। ये कहने के साथ वो दोबारा से उसी ग्रीन जेड हैंड को बाहर निकालता है तो वो उसके साथ एक बहुत ही पावरफुल जेड पाल्म अटैक कर देता है जो कि सीधा उस एंजल की तरफ जा रहा था। ये देखते ही वो एंजल अपने आप को बचाने के लिए एक साइड पे हट जाता है, मगर वहां पे मौजूद एल्डर ली वो फौरन से अपनी ड्रैगन पावर यूज करता है जिसके साथ वो उस जेड हैंड की डायरेक्शन को वापस उस एंजल की तरफ मोड़ देता है। ये देखकर वो एंजल घबरा जाता है क्योंकि एक तरफ योंगफे खड़ा था, दूसरी तरफ से वो जेड पाल्म अटैक आ रहा था। इतने में योंगफे एक और जेड पाल्म अटैक करता है और उस एंजल के फिर दोनों साइड से दो जेड पाल्म अटैक आ रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो मजबूर हो जाता है और अपनी फुल पावर के साथ एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करता है जिसके साथ वो उन दोनों के दोनों हैंड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर युआन लोंग वो योंगफे को लेकर नीचे की तरफ आ रहा होता है क्योंकि योंगफे काफी वीक पड़ गया था, मगर वो एंजल हंस रहा होता है और कहता है कि तुम अब बहुत वीक पड़ चुके हो और मुझे लगता है कि तुम अपनी लेजेंडरी कमांड से एक और अटैक नहीं कर सकते, क्यों ना तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो बहुत ही स्पीड के साथ योंगफे की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखते ही योंगफे कहता है कि किसने कहा कि मुझे दूसरा एरो शूट करना है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वो पहले वाला एरो वापस पलट कर आता है और सीधा उस एंजल की तरफ जा रहा था। ये देखकर वो एंजल भी घबरा जाता है। इतने में वो एंजल अपने आप को बचाता वो एरो से हिट करके उसके आर पार निकल जाता है। ये देखकर सारे ही लोग बिल्कुल चौंक गए थे कि आखिर वो एरो पलटकर वापस कैसे आ गया। उस एरो ने उस एंजल के आर्मर को भी तोड़ दिया था जिसकी वजह से वो एंजल अब पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हुआ था और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। और एल्डर ली नुआन बता रहा होता है कि ये एक लेजेंडरी कमान का ड्रैगन ब्लडेड एरो है। इसकी खासियत ये है कि ये अपने दुश्मन को जब तक मार ना दे तब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। जिस पर एल्डर ली कहता है इसका मतलब ये कि ये लेजेंडरी कमान बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग एक साथ मिलकर भी इस एरो को रोकने की कोशिश करते तो भी शायद हम नहीं रोक पाते। और दूसरी तरफ वो एंजल काफी बुरी हालत में होता है और वो योंगफे को मारने के लिए वो अपने असिस्टेंट्स को ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, इसे फौरन से मारो, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। ये सुनते ही वो दोनों के दोनों एंजल्स मारने के लिए योंगफे की तरफ आगे बढ़ते इससे पहले ही वहां पर अचानक उन लोगों को एक एनर्जी फील होती है और फिर से उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है। ये एनर्जी जमीन के नीचे से निकल रही थी और ये आवाज भी पहले वाली आवाज थी जो कि पहले उन लोगों को सुनाई दी थी। नीचे मौजूद कोई शख्स उनसे कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। वो एनर्जी जब उन लोगों तक पहुंचती है तो सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि वो एनर्जी उन लोगों से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी। और योंगफे को पता चल जाता है कि ये वही शख्स है जिसे उसने पहले देखा था। वो शख्स हाफ डीमन है और हाफ डिवाइन गॉड है और वो अपने ट्रू नेचर के बारे में नहीं जानता। वो योंगफे से सवाल पूछ रहा था कि सही रास्ता क्या है, क्या डिवाइन पाथ सही है या फिर डेविल पाथ। जिसके बाद योंगफे कहता है कि तो फाइनली उस बंदे ने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है। वहां पर जमीन से इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि वो सीधा आसमान तक चली जाती है और लोग कह रहे होते हैं कि इस एनर्जी से हमें मेडिसिन की स्मेल आ रही है। देखते ही देखते जमीन फटना शुरू हो जाती है और पूरा का पूरा ग्राउंड ही टूटकर बिखरना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते उसके अंदर से एक प्लेटफॉर्म बाहर आना शुरू हो जाता है जिसके ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ था। उस प्लेटफॉर्म को देखते ही वो तीनों के तीनों ईस्टर्न वेस्टर्न वॉरियर्स परेशान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ईस्टर्न रीजन के अंदर कोई इतना पावरफुल वॉरियर भी हो सकता है। वो वॉरियर कोई और नहीं बल्कि एक इमोर्टल वॉरियर होता है और उसके चारों तरफ एक इमोर्टल लोटस प्लेटफॉर्म भी मौजूद था। और हमें दिखाया जाता है उसके बालों में लगा हुआ एक क्लिप, एक घोस्ट क्लिप होता है जो कि फौरन से वापस उसी के ही हेयर्स के अंदर जाकर इंस्टॉल हो जाता है। जिसके बाद वो वॉरियर अपनी आंखें खोलता है और हम उसके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ऑरा देखते हैं। इतने में वहां पे मौजूद वो रेड हेयर्स वाले क्रीचर्स भी फौरन से उस इमोर्टल के आगे जाकर झुक जाते हैं, मगर वो इमोर्टल उन क्रीचर्स को फौरन से रेज कर देता है और कहता है कि शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मगर जब वो इमोर्टल पीछे उस एंजल को देखता है तो वो कहता है कि एंजल, और वो भी मेरे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर। वो इस एंजल को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर अपना कदम रखने की? तुम जानते नहीं हो कि ये अलाउड नहीं है, मगर क्योंकि तुम अब यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो एक फिंगर के साथ एक पावरफुल थंडर लाइटनिंग जनरेट करता है। ये देखते ही वो एंजल कहता है कि
लाइन फोर्सर से। वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी आकर गिरती है, जिससे वो अपने आप को बचाने के लिए एक पावरफुल बैरियर बना देता है, मगर उसके बावजूद भी वो उस एनर्जी का मुकाबला नहीं कर पाता और बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि वो उस ईस्टर्न रीजन से निकलकर सीधा स्पेस तक जा पहुंचती है। इस पावर को देखकर योंगफाई के भी रोंगटे खड़े हो गए थे, मगर वो इमोर्टल कहता है कि अच्छा, तो यहाँ दो और एंजल्स भी मौजूद हैं। अगर तुम लोग भी यहाँ पर आए हो तो फिर तुम लोग भी क्यों ना अपने उस एंजल के साथ इस दुनिया से दफा हो जाओ। ये सुनते ही वो असिस्टेंट उस लड़की से कहता है कि हम लोगों ने अगर अभी अपनी ट्रू पावर शो ना की तो हम लोग भी यहाँ पर मारे जाएंगे। ये कहने के साथ वो फौरन से अपने ट्रू एंजल फॉर्म में आने के लिए अपनी ट्रू पावर को शो करता है, और दूसरी तरफ वो लड़के भी अपनी उस डिवाइन बुक के साथ फौरन से अपने ट्रू एंजल फॉर्म में आती है और अपना पावरफुल अटैक करने के लिए अपनी डिवाइन बुक का इस्तेमाल करके एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देती है। ये देखते ही वो दूसरा असिस्टेंट भी फौरन से अपने रेलिक को यूज करता है और अपनी डिवाइन पावर को समन करता है, जिसके बाद हम उस एंजल को देखते हैं वो बहुत सारी चेन्स को समन करती है, जो कि काफी ज्यादा मोटी और काफी बड़ी चेन्स होती हैं। वो उन चेन्स को उन फॉर्मेशंस के साथ कंबाइन करती है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो फॉर्मेशन और वो स्वॉर्ड जब एक साथ कंबाइन हो जाती हैं तो वो चेन्स उन्हें बहुत ही स्पीड के साथ सीधा उस इमोर्टल की तरफ लेकर जा रही होती है। ये देखकर वो इमोर्टल बिल्कुल एक जगह खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं करता, मगर दूसरी तरफ से वो फॉर्मेशंस और वो चेन्स बहुत ही स्पीड के साथ उस एल्डर के करीब आती हैं और उसे बहुत ही जोर से हिट कर जाती है, मगर उसके बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं होता। वो अपनी जगह बिल्कुल वैसा का वैसा खड़ा रहता है और वो सारी ही चेन्स बिल्कुल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। ये देखकर वो एंजल्स बिल्कुल हैरान रह गई थी और वो असिस्टेंट कहता है कि जल्दी से भागना होगा यहाँ से वरना हम मारे जाएंगे, मगर यहाँ पर वो इमोर्टल फौरन से अपने हेयर क्लिप का इस्तेमाल करता है। वो हेयर क्लिप जैसे ही बाहर निकलता है तो वो एक जायंट स्वॉर्ड का रूप ले लेता है और वो स्वॉर्ड जैसे ही उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगती है तो वो लड़की फौरन से अपने आप को बचाने के लिए फौरन एक डिवाइन पावर यूज करके एक स्टोन बैरियर बनाने की कोशिश करती है, जो कि उसके चारों तरफ आकर एक बहुत बड़े डोमेन की तरह उसके चारों तरफ फैल जाता है और एक स्टोन वॉल की तरह उसे प्रोटेक्ट करता है। मगर वो स्वॉर्ड इतनी खतरनाक होती है कि वो उन स्टोन्स को तोड़ते हुए सीधा जाकर उस लड़की को हिट कर जाती है और उसके साथ साथ वो दूसरा एंजल जब भाग रहा होता है तो वो स्वॉर्ड उसे भी हिट करती है, जिससे वो एंजल भी बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक ही अटैक में दोनों के दोनों एंजल्स का काम तमाम हो चुका होता है। और ये देखकर वहां पे मौजूद सारे ही लोग चौंक गए थे कि इस इमोर्टल ने एक स्वॉर्ड अटैक के साथ दो एंजल्स को मार डाला है। और योंगफाई भी ये पावर पहली मर्तबा देख रहा था कि 6th लेवल के मास्टर्स इतनी आसानी से मारे जा सकते हैं। और हम लोग वहां पर वो वेपन्स देखते हैं जो कि उन वेस्टर्न एंजल्स के होते हैं, वो भी नीचे पड़े हुए होते हैं और वो हेयर क्लिप वापस से उस इमोर्टल के हेयर्स में आकर लग जाता है, जिसके बाद वो इमोर्टल दोबारा अपनी आंखें खोलता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।